गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टलों में दोष, इस टॉपिक के बारे में आपको समझाएंगे कि क्रिस्टलों में दोष कैसे होता है। पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है, आदर्श क्रिस्टलों में अवयवीकरण की व्यवस्था पूर्णतया निश्चित होती है। मतलब इसमें दिया गया है कि जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं उसमें जो अवयवीकरण होते हैं, अवयवीकरण आप लोग जानते हो परमाणु अणु या आयन होते हैं, उनकी व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन वास्तव में कोई भी आदर्श ठोस नहीं होता है। कुछ न कुछ उन क्रिस्टलों में कमियां पाई जाती हैं। चलो हम देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई ठोस है, एक छोटे छोटे इसमें अणु है अर्थात अवयवीकरण है। ये अवयवीकरण है। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अणुओं की अवयवीकरणों की व्यवस्था होती है एक निश्चित क्रम में होती है, वो आदर्श होते हैं। लेकिन एक्चुअली में कोई भी आदर्श ठोस नहीं होता है। कुछ ना कुछ कमियां जरूर पाई जाती हैं। जो कमियां पाई जाती हैं उन्हीं कमियों को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलों में दोष बोलते हैं। अब ये कमियां कैसे आती हैं क्रिस्टलों में, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं ये कोई ठोस दिया गया है और इसमें छोटे छोटे अवयवीकरण हैं। अब इसमें कोई परमाणु या अवयवीकरण अगर बाहर से आ जाए तो इनकी व्यवस्था क्या है, बिगड़ जाएगी। या इसमें से कोई अवयवीकरण बाहर निकल जाए तब भी इनकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। या इसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए, अब द्रव्य पदार्थ में अशुद्धि मिला दी जाए तो इनके अणुओं के बीच आकर अशुद्धि क्या कर देगा, बिखराव कर देगा। अर्थात इनकी व्यवस्था को इधर तितर बितर कर देगा, इधर उधर कर देगा। ठीक है। तो अशुद्धि मिलाने पर भी या अशुद्धि आने पर भी इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इनकी व्यवस्था इधर उधर हो जाती है, अंत संत हो जाती है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के दोष होते हैं। अब ये आप लोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। दूसरे नंबर पर दिया गया है, साधारणतः ठोसों में अधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टल समूह होते हैं। मान लेते हैं ये पूरा ठोस है और इसमें क्या है, क्रिस्टल दिए गए हैं। अब क्रिस्टल के अंदर मान लेते हैं अवयवीकरण हो, क्रिस्टल के अंदर अवयवीकरण हो और अवयवीकरणों की व्यवस्था, अर्थात इसमें कोई अशुद्धि आ जाए या इसमें से आयन निकल जाए या अवयवीकरण निकल जाए। आयन परमाणु अणु या आयन जो भी है एक ही चीज है। इसमें से अगर एक भी निकल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो ठोसों में व्यवस्थाएं ही क्या कहलाती हैं, क्रिस्टलों में दोष कहलाती हैं। यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर, क्रिस्टलों में दोष अवयवीकरणों की अव्यवस्था, अपना निश्चित स्थान छोड़ देने या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। अर्थात इसमें कोई अतिरिक्त अशुद्धि आ जाए या इसमें से एक अवयवीकरण निकल जाए या कोई अवयवीकरण आ जाए तो इसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी ठोस या कोई भी क्रिस्टल जो है आदर्श नहीं होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां अगर आ जाएंगी तो इनकी व्यवस्था भी गड़बड़ हो सकती है। अब द्रव्य आ जाने से अब व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, अवयवीकरण निकल जाने से व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तो इसमें कमियां पाई जाती हैं, इन्हीं कमियों को दोष कहते हैं। यहाँ पर चलो तीसरा नंबर देखते हैं, अवयवीकरणों की आदर्श व्यवस्था में अनिश्चितता या विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। ये बिंदु दोष क्या होता है बच्चों, अवयवीकरणों की आदर्श व्यवस्था, जैसे यहाँ पर अवयवीकरण मान लेते हैं, इसमें सटे हुए हैं, एकदम क्रम से लगे हुए हैं।
मान लीजिए इनमें कोई निकल जाए या एक आ जाए, इसमें कोई अशुद्धि आ जाए, तो इनकी व्यवस्था में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। इनकी व्यवस्था में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी, ये अणु इधर उधर भाग जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जब अणु इधर उधर भागते हैं, आणविक कण इधर उधर भागते हैं, तो एक बिंदु उत्पन्न होता है, एक बिंदु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ से एक अणु निकल जाए तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, खाली स्थान आ जाएगा, या एक अणु निकल जाए तो एक एक्स्ट्रा अणु आ गया। तो किस आकार का है, बिंदु आकार का। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या करेंगे, बिंदु दोष। ठीक है, अगला है जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल दिया गया है, इसमें देखिए आपको इससे पहले भी पढ़ाया गया है। अब इसमें अणु लगे होते हैं, अवयवी कण। बाय द वे हम अणु परमाणु आयन अलग अलग ना कहकर अवयवी कण सीधा कहेंगे। तो इन अवयवी कणों में अगर एक साथ किसी रेखा में, मतलब एक ही पंक्ति में या एक ही कालम, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा में अगर एक ही साथ परिवर्तन हो जाए, जैसे एक ही साथ इसमें परिवर्तन हो जाए एक ही रेखा में, या नीचे की ओर एक ही साथ अणुओं में परिवर्तन हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। बच्चों आपको रेखीय दोष तो इसमें पढ़ना नहीं है, केवल पढ़ना क्या है, बिंदु दोष। तो हम बिंदु दोष को पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में किसको पढ़ेंगे, केवल बिंदु दोष को। अब क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो इसको हम समझने के लिए पहले एक ग्राफ में समझते हैं कि ये दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनमें संभावनाएं कितनी हैं। तो पहले ग्राफ में समझेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके आपको समझाएंगे कि कैसे ये दोष उत्पन्न होता है, क्या कारण है। चलो देखते हैं बच्चों, क्रिस्टलों में दोष, जैसा कि आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, क्रिस्टलों में दोष या अपूर्णताएं क्या हैं उसके बारे में आप समझें। फिर से देख लीजिए, कोई ठोस है, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल दिए गए हैं, मान लेते हैं, और इसमें अणु परमाणु या आयन होते हैं। इनके बाहर निकल जाने या एक्स्ट्रा आ जाने या इसमें अशुद्धि आ जाने के कारण क्या होता है, इसमें इसकी व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, इसकी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इन्हीं दोष को क्या हम बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। चलो देखते हैं, क्रिस्टलों में दोष जो होता है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक है बिंदु दोष, ये दिया गया आपको, यहाँ पे हम बता देते हैं, ये वाला पार्ट ये बिंदु दोष का है, और ये किसका है, रेखीय दोष का। तो आप लोग साइड में ग्राफ को बनाना है, इसके नीचे जस्ट नहीं बनाना, इसको लिखने के बाद इसको आप साइड में कहीं बना लीजिएगा। ये आपको नहीं बनाना, केवल समझना, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से बताएंगे आप। ठीक है, दूसरा नंबर है रेखीय दोष, इसको आपको नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, बिंदु दोष। क्यों बच्चों बिंदु दोष पढ़ना है, क्योंकि अवयवी कण जो होते हैं वो बिंदु आकार के होते हैं। ठीक है, जब बिंदु आकार के होते हैं तो बिंदु आकार की या अशुद्धि आएगी, या अवयवी कण बाहर निकलेंगे, या एक्स्ट्रा अवयवी कण आते हैं तो बिंदु आकार के होंगे। तो इसके कारण जो गड़बड़ी होगी वो किसके कारण हो रही है, बिंदु के कारण हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बिंदु दोष बोलेंगे। अब बिंदु दोष को तीन वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक है स्टाइकियोमेट्री दोष, इसको हम एक और नाम से जानते हैं रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा दिया गया है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और इसका दूसरा नाम है रस समीकरण मितीय दोष। तीसरा है अशुद्धता दोष। तीसरा क्या दिया गया बच्चों, अशुद्धता दोष। अशुद्धता का मतलब क्या है, कोई अशुद्धि आएगी, जो दोष उत्पन्न होगा उसे अशुद्धता दोष है। अब देखते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष जो दिया गया है, इसको भी चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। एक है रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, तीसरा है साटकी दोष, और चौथा यहाँ पर दिया गया फ्रेंकेल दोष। तो आप लोगों ने स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में जाना कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपको इसके बारे में समझाया जाएगा अच्छे से, केवल आप लोग जान लीजिए कि कौन कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में बटा है। उसके बाद हम एक एक करके आपको समझाते जाएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, दूसरे में देखिए
नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में पहला दिया गया है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष को दो वर्गों में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे धातु न्यूनता दोष को केवल एक ही वर्ग है, इसको एक ही बार में पढ़ लेना है, ठीक है। इसको अब देखते हैं धातु आधिक्य दोष क्या है। इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है, ऋण आयन न्यूनता और दूसरा है धातु अधिकता दोष। तो इस ग्राफ को आप लोग साइड में बना लेना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर दिया मतलब इसको बताया गया है ग्राफ, इसमें आप लोग पहले समझ लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको बच्चों ये पढ़ना है और इसके जितने भी भाग हैं वो टोटल आपको पढ़ने हैं। रेखीय दोष आपको नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आपको अच्छे से मिलते रहें सही टाइम पे।